गरीब थी। वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तभी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। निशु के पिता सुखिया एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपना और निशु का पेट पाल रहे थे, जिससे उन दोनों का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। निशु को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती। एक दिन स्कूल में, आज सभी बच्चों के नाखून चेक किए जाएंगे। जिसके भी नाखून बड़े होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों के नाखून चेक करने शुरू किए। टीचर जब निशु के पास पहुंची, निशु तुम अपने नाखून दिखाओ। निशु ने टीचर को अपना नाखून दिखाया। निशु तुम्हारे नाखून तो बहुत बड़े हैं। निशु अपने बड़े नाखून देखकर सोचती है, मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे हैं, फिर ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। अब टीचर मुझे न जाने कौन सी सजा देंगी। निशु ने डरते हुए टीचर से कहा, मैडम मैंने तो आज सुबह ही नाखून काटे हैं, न जाने ये कैसे बड़े हो गए। एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अगर तुमने आज सुबह नाखून काटे होते तो अभी इतने बड़े कैसे हो जाते। जाओ तुम क्लास के बाहर धूप में एक पैर पर खड़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए यही सजा है। निशु को टीचर की ये बात माननी पड़ी। वो बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। निशु के लिए ये सजा बहुत तकलीफों वाली थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर के बाद निशु को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। टीचर ने निशु को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर धूप में रहने के कारण इसे लू लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे समय समय पर खिला दीजिएगा। दवाइयाँ दिलाकर टीचर ने निशु को घर भेज दिया और कहा कि कल से अपने नाखून काट कर आए। अगले दिन निशु ने अपने नाखून फिर से काटे और स्कूल चली गई। स्कूल में निशु ने टीचर से कहा, मैडम आज मैंने अपने नाखून काट लिए हैं। अच्छा चलो अपने नाखून दिखाओ। निशु ने मैडम को अपने नाखून दिखाए, लेकिन निशु के नाखून पहले से भी ज्यादा लंबे थे। ये क्या निशु, तुमने फिर झूठ बोला। तुम्हारे नाखून तो पहले से भी लंबे हैं। लेकिन मैडम मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे थे। निशु तुम्हें बार बार बोलने के बाद भी तुम अपने नाखून नहीं काटती हो। तुम्हें सजा दी जाती है और 1 सप्ताह के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर निशु बहुत उदास हो गई। वो इस बात से दुखी थी कि वो 1 सप्ताह तक पढ़ाई नहीं कर पाएगी। निशु को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात पढ़ती थी और हर बार परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन इस बार वो अपने नाखूनों के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। वो उसी समय स्कूल से घर की ओर जाने लगी। घर जाकर बाबा को क्या बताऊंगी। बाबा सुनेंगे कि मेरे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है तो वे बहुत नाराज होंगे। स्कूल से घर के रास्ते में एक तालाब था। निशु उस तालाब के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अपने नाखूनों का क्या करे। उसके नाखून हर सेकंड 1-1 इंच लंबे होने लगे थे और बहुत लंबे हो गए थे। निशु तालाब के किनारे बैठकर सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। निशु का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। उसने देखा कि एक बंदर तालाब में डूब रहा था और मदद के लिए निशु को पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तालाब में गिर गया। लेकिन तुम तो तालाब के बीच में हो, मुझे भी तैरना नहीं आता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। निशु इधर उधर देखने लगी कि कहीं कुछ रस्सी जैसी कोई चीज मिल जाए तो उस बंदर को बचा ले। लेकिन निशु को उस बंदर की सहायता के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उस बंदर ने कहा, इधर उधर मत देखो, तुम अपने नाखूनों से कहो कि आगे बढ़कर मुझे बचा ले। मेरे नाखून तुम्हें कैसे बचाएंगे। तुम्हारे नाखून जादुई हैं, तुम इन्हें और बढ़ने के लिए बोलो। जितना तुम चाहोगी ये उतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे नाखून जादुई हैं? अभी बातें करने का समय नहीं है, पहले मेरी जान बचा लो, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। निशु ने अपने नाखूनों से कहा, मेरे नाखून लंबे हो जाओ, तुम्हें उस बंदर को डूबने से बचाना है। निशु के कहते ही उसके नाखून बहुत लंबे और मजबूत हो गए। उसके नाखून इतने लंबे हो गए कि वे बंदर तक पहुंच गए। बंदर निशु के लंबे नाखूनों को पकड़कर तालाब के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने निशु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान तो मेरे नाखूनों ने बचाई है। अब तुम बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता। मैं तो अपने लंबे नाखूनों से बहुत परेशान हूँ। क्या मेरे नाखून छोटे नहीं हो सकते? लंबे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। सुनो निशु, तुम्हारे नाखून जादुई हैं। जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारी माँ एक बार तुम्हें लेकर इस तालाब में नहाने आई थी। उस समय तुम्हारी माँ ने कुछ जंगली जानवरों से मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर मेरी माँ ने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हो जाएंगे और उनमें जादू भी होगा। अब तुम 8 साल की हो गई हो। लेकिन मेरे लंबे नाखूनों से क्या जादू हो सकता है? तुम अपने लंबे नाखूनों से पास या दूर पर रखी किसी भी चीज को छू सकती हो। तुम अपने लंबे नाखूनों से जिस चीज को छुओगी वो सचमुच का हो जाएगा। अच्छा, ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं अपने घर जाती हूँ। निशु खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने अपनी किताब खोली और किताब में कुछ फलों की तस्वीर छपी थी। निशु ने उन फलों की तस्वीर को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छुआ। तभी वे फल किताब से निकलकर बाहर आ गए। वे एकदम असली और ताजे फल जैसे दिख रहे थे। निशु ने खूब फल खाए और कुछ फल अपने बाबा सुखिया के लिए रख दिया। शाम को जब सुखिया घर आया तो उसने घर में कुछ रसीले फल देखे। निशु और सुखिया ने कभी फल नहीं खाए थे। घर में फल देखते ही सुखिया ने निशु से कहा, निशु बेटी, घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हमें 2 वक्त की रोटी तो नसीब नहीं होती, तू ये फल कहाँ से लाई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। निशु ने सुखिया को अपने लंबे जादुई नाखूनों के बारे में सब कुछ बताया। बाबा, आप चिंता मत करो, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो कैसे निशु बेटी? निशु ने कागज और पेंसिल लिया और कागज के टुकड़े पर कुछ रुपए पैसों के चित्र बनाए और उन चित्रों को अपने लंबे नाखूनों से छू दिया। तभी वे रुपए पैसे एकदम असली बनकर कागज से बाहर निकल आए। निशु ने उन पैसों को सुखिया को देते हुए कहा, ये लो बाबा, हमारे लिए बाजार से खाना ले आओ। सुखिया दौड़ा दौड़ा बाजार गया और अच्छा अच्छा खाना खरीदने लगा। क्या बात है सुखिया, रोज तो तू खाना देखकर चला जाता था, आज खाना खरीदने आ गया? पैसे वैसे हैं भी तेरे पास या यूं ही चला आया है? देख भाई, मैं तेरे जैसों को उधार नहीं देता। दुकानदार की बात सुनते ही सुखिया ने उसके सामने नोटों की गड्डी रख दी और कहा, जल्दी से 2 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट शाही पनीर, 4 रोटियां और पुलाव पैक कर दो लाला। आज मेरे पास खूब पैसे हैं, आज मैं और मेरी बेटी भर पेट कर खाना खाएंगे। दुकानदार ने सुखिया को खाना पैक करके दे दिया। सुखिया खाना लेकर घर आया और दोनों बाप बेटी खाना खाकर सोने लगे। तभी निशु ने कहा, बाबा, आज से हम जमीन पर नहीं चारपाई पर सोएंगे। निशु ने एक कागज पर सुंदर सी चारपाई की तस्वीर बनाई और उसे अपने जादुई नाखूनों से छूकर सचमुच का बना दिया। उस रात दोनों बाप बेटी पहली बार चारपाई पर सोए। दोनों पहली बार चैन की नींद सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुखिया काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बाबा, अब आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है? निशु ने झटपट एक कागज पर फिर से कुछ नोटों का चित्र बनाया और उसे अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू दिया। वे नोट असली नोट बनकर कागज से बाहर आ गए। निशु ने उन नोटों को सुखिया को देते हुए कहा, ये लो बाबा, इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर लेंगे। तू ठीक कह रही है निशु बेटी, अब अपने जादुई नाखूनों से हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी बना दे। हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अभी लो बाबा। निशु ने फिर से एक कागज पर सुंदर से घर की तस्वीर बनाई और उसे अपने नाखूनों से छू दिया। तभी वो घर कागज से बाहर निकलकर असली का बन गया। अब निशु और सुखिया की जर्जर हो चुकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान से घर ने ले ली थी। निशु और सुखिया अपने आप को अपने घर में बैठा देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद निशु ने सोचा कि उनकी काम भर की जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब वो अपना नाखून काट लेगी ताकि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके। ऐसा सोचकर उसने अपने लंबे नाखून काट डाले। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके नाखून पहले से ज्यादा लंबे हो गए। लगता है मेरे नाखून अब कभी छोटे नहीं होंगे, अब मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकूंगी। ये सोचकर निशु फिर से दुखी हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो फिर से एक कागज पर अपने स्कूल की ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू देती है। तभी वो स्कूल सचमुच के असली स्कूल में बदल जाता है और निशु अपने क्लास में अंदर जाती है। वहाँ उसकी टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। निशु को देखकर टीचर ने कहा, अरे निशु, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और पढ़ाई करो। निशु खुशी खुशी क्लास के अंदर जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इस तरह से निशु की पढ़ाई भी जारी रहती है। इधर निशु के बाबा सुखिया ने अपना खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू कर लिया था। वो शहर के बने हुए कपड़े लाकर गांव में बेचने लगे, जहां उसके कपड़े अच्छी कीमतों पर बिकने लगे। धीरे धीरे सुखिया ने अपना व्यापार और बढ़ा लिया। निशु भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। निशु के जादुई लंबे नाखूनों के कारण उसकी और सुखिया की जिंदगी ही बदल गई थी। उनके पास खूब पैसा था और उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पंछीपुर नाम के गांव में बहुत सारे पंछियों का वास था। पंछियों से ही गांव का नाम पंछीपुर पड़ा था और उसी गांव में मधु और राधा दोनों बहनें रहती थी। उन्हें पंछियों से बड़ा लगाव था। वो दोनों हर रोज सुबह उठकर पंछियों को दाना डालते थे। आओ 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 आओ। उनकी माँ सरला प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। वो बिस्तर पर सोई रहती थी और अपनी दोनों बेटियों को देखती थी। वाह, कितनी सुंदर है मेरी दोनों बेटियां, कितनी दयालु हैं,
सुबह सुबह पंछियों को खाना खिला रही हैं। हे देवी माँ, मेरी बेटियों का हमेशा ख्याल रखना। लेकिन सरला का पति सुरेश अच्छा इंसान नहीं था। उसे ना सरला पसंद थी और ना ही कोई बेटियां। उसे बेटा चाहिए था। सुन सरला, इस बार लड़का ही होना चाहिए। इसमें मैं क्या करूं? ये सब तो देवी माँ जानती है। रख तेरी देवी माँ की बात, मैं वो सब नहीं मानता। मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक। और इस बार बेटा ना मिला ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। मधु और राधा ये सब देखती थी, लेकिन अपने पिता को कुछ बोलने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी, क्योंकि सुरेश उन दोनों को बात बात पर मारता था। उधर सरला बहुत चिंतित थी। अगर उसे फिर से बेटी हुई तो क्या होगा? और उसका ये डर सच हो गया। कुछ महीनों बाद उसे एक बेटी ही हुई। सुरेश गुस्सा हो गया। मैंने बार बार कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तूने मुझे बेटा नहीं दिया। अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये बोलकर सुरेश ने एक डंडे से सरला के सर के पीछे मार दिया। सरला के सर से खून बहने लगा। राधा और मधु डर के मारे अपनी नई बहन को लेकर छुप गई। सरला की बॉडी लेकर सुरेश एक तालाब के पास पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे उसे रखकर मिट्टी खोदने लगा। सरला तभी पूरी तरह मरी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी जान बची थी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, सुरेश, मेरी बेटियों को कुछ मत करना। सुरेश, मेरी बेटियों को। तुझे मारा है, तेरी बेटियों को भी मार डालूंगा। पहले तुझे दफन तो कर दूं। सरला के गले में एक लॉकेट था। सरला ने वो लॉकेट निकाला और तालाब में फेंक दिया। ये क्या किया तूने? वो लॉकेट क्यों फेंका? वो लॉकेट कोई ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है। वो मुझे स्वयं देवी माँ के मंदिर से मिला था। उसी में मेरी बेटियों की जान है। अब तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरी बेटियों को तू मार नहीं पाएगा। जब तक लॉकेट सही सलामत है, तब तक तू उन तीनों का कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही सुरेश गुस्सा हो गया और सरला के सर पर फिर से वार किया। सरला मर गई। उसे दफनाकर सुरेश घर चला गया और तीनों बेटियों को बुलाने लगा। मधु और राधा अपनी नवजात बहन को लेकर सामने आई। माँ कहाँ है पिताजी? तेरी माँ बहुत दूर चली गई है। चलो, तुम लोगों को भी वहीं ले जाऊंगा। ये बोलकर सुरेश डंडा लेकर मधु की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। अरे बाप रे! तभी सुरेश को याद आई सरला की बात। सरला ने कहा था, जब तक लॉकेट सही सलामत है, तब तक तू उन तीनों का कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचकर सुरेश घबरा गया। ओह, तो फिर सरला सही कह रही थी। उस लॉकेट में ही कुछ है। ठीक है, मैं वो लॉकेट ढूंढ कर निकालूंगा और उसे तबाह कर दूंगा। उससे पहले मुझे एक शादी करनी चाहिए। मुझे एक बेटा चाहिए। सुरेश को एक लड़की पहले से ही पसंद थी। उसका नाम सुषमा था। सुषमा भी सुरेश को पसंद करती थी और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों ने शादी कर ली। और फिर सुषमा बेटियों पर अत्याचार करने लगी। लॉकेट की वजह से तीनों को कोई मार पीट नहीं सकता था, इसलिए सुषमा ने सोचा, तो क्या हुआ, मैं इनसे सारा काम करवाऊंगी, इन्हें बांध के रख दूंगी, खाने नहीं दूंगी। और सुषमा वही करती रही। सुबह उठकर मधु पंछियों को दाना डालने लगी तो सुषमा ने कहा, क्या रे मधु की बच्ची, घर में खाना ज्यादा है क्या जो पंछियों को खिला रही है? हम तो हर सुबह पंछियों को खिलाते हैं। ये पंछियां हमारी दोस्त हैं। दोस्ती गई भाड़ में, आज से पंछियों को कोई खाना नहीं खिलाएगा। सुषमा उन दोनों से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम फरमाने लगी। पूरा दिन भूखा रहने के बाद रात को मधु और राधा को कुछ चावल खाने को मिला। पूरा दिन भूखा रहने के बाद हमें इतने से चावल मिले। जो मिला है उसी में खुश रह बहन, और इसमें से कुछ बचा के रख, सुबह पंछियों को खिलाना है। राधा ने पहले अपनी नवजात बहन को खिलाया और फिर खुद खाया और कुछ चावल बचा कर रख दिया। और सुबह सुबह रोज की तरह पंछियां आ गई। राधा और मधु पंछियों को चावल खिलाने लगे। उधर सुरेश उस तालाब के पास गया। इसी तालाब में है वो लॉकेट, मुझे ढूंढ के निकालना है। ये बोलकर सुरेश ने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे लॉकेट नहीं मिला। वो घर वापस चला गया। सरला की बॉडी को उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे दफनाया गया था। वो मरने के बाद भी अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रही थी और कब्र के अंदर से देवी माँ को बुला रही थी, हे देवी माँ, मेरी बेटियों की रक्षा करना। तभी एक बड़ी सी पंछी उसके कब्र के ऊपर आकर बैठी। क्या बात है सरला, अपनी बेटियों को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? वो लॉकेट है ना उन्हें बचाने के लिए। लेकिन वो सुरेश लॉकेट को ढूंढ कर निकालेगा और उसे नष्ट कर देगा। उसके बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? चिंता मत करो, उसके बाद मैं स्वयं बेटियों की रक्षा करूंगी। ये बोलकर वो पंछी उड़ गई। उधर सुषमा ने सुरेश से पूछा, लॉकेट मिला तुम्हें? नहीं, आज तो नहीं मिला। तो फिर कब तक हम इन तीनों को झेलते रहेंगे? ज्यादा नहीं,
बस और कुछ दिन, मैं कल फिर से जाऊंगा उस तालाब में। इसके बाद से सुरेश हर रोज तालाब में जाने लगा, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिला। इधर मधु और राधा दिन भर मेहनत करने लगी और उसके बदले उन दोनों को एक वक्त का खाना मिलने लगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। लॉकेट न मिलने की वजह से सुरेश परेशान हो गया और ऐसे ही एक दिन सुरेश तालाब के पास गया तो देखा एक मछुआरा तालाब में जाल फेंक कर मछली पकड़ रहा है। मछुआरे ने जाल उठाया और उस जाल में एक लॉकेट फंसा हुआ था। अरे ये क्या है, लॉकेट जैसा लग रहा है। अरे वो लॉकेट मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है, ये मेरा है, पैसे दो और ले जाओ। सुरेश ने पैसा दिया और लॉकेट ले लिया। ये लॉकेट अब मेरे पास आ गया है। आज रात को ही मैं उन तीनों लड़कियों को खत्म कर दूंगा। सुरेश ने तुरंत उस लॉकेट पर हथौड़ा मारा और वो लॉकेट टूट गया। सुरेश और सुषमा बहुत खुश हुए और फिर वो दोनों तीनों बेटियों को घर के बाहर ले आए और एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सुरेश तीनों को मारने ही वाला था कि तभी वहां अचानक से वो बड़ी सी पंछी आ गई और सुरेश और सुषमा को अपने पंजों से पकड़कर आसमान में उड़ गई। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ! वो पंछी दोनों को समंदर के ऊपर ले आई और फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया। दोनों समंदर में बहते चले गए और ऐसे दोनों का देहांत हो गया। वो पंछी वापस आई और तीनों बच्चियों को रस्सी से मुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम हो कौन? तभी वो पंछी देवी माँ में बदल गई। तुम्हारी माँ मेरी परम भक्त थी और तुम तीनों को भी पंछियों से बहुत लगाव है, इसीलिए मैं स्वयं पंछी अवतार में तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ। आज से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ। इसके बाद से मधु और राधा अपनी छोटी बहन और पंछियों को लेकर आराम से रहने लगी। उनके पास बहुत पैसे आ गए और कोई परेशान करने वाला भी नहीं रहा। वो सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।